नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड, मैं आपका दोस्त एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। इस बार मैं लेकर आया हूँ आपके लिए भारतीय संविधान के 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो फ्रेंड हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। सो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हमने इस सीरीज में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सेलेक्ट किए हैं जो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं एग्जाम की नज़र में। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपका दोस्त सत्येंद्र सिंह स्वागत करता हूँ आपका स्टडी पॉइंट में। सो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमें अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज मिल जाती हैं। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं आज की। तो दोस्तों, वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या 21 दिसंबर 1946। तो एक बात तो कंफर्म है, दिसंबर 1946 में हुई थी। अब आपको यहाँ पर डेट बतानी है, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर या फिर 21 दिसंबर। गैस कीजिएगा फ्रेंड, माइंड में सेट कर लीजिएगा आपका क्या होगा आंसर। मैं यहाँ पर सही आंसर बताने वाला हूँ आपको। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर बी.एन. राव, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। चलिए क्वेश्चन थोड़े से टफ लगेंगे आपको जो आने वाले हैं, अभी तो थोड़ा नॉर्मल चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी.एन. राव, जे.बी. कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल या फिर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1949 या फिर 26 नवंबर 1949। तो कोई हार्ड बात नहीं है, सबको पता है 26 जनवरी 1950 को ही संविधान अंतिम रूप से पारित कर दिया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ? भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ? तो मैंने अभी बताया था आपको 26 जनवरी 1950। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई नहीं, माइंड में सेट हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। भारत कब गणतंत्र बना? भारत कब गणतंत्र बना? तो यहाँ पर भी ये सही हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। सारे मतलब आंसर सेम बैठ रहे हैं, बस क्या है थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी गई है क्वेश्चनों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना या फिर संशोधन प्रक्रिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रस्तावना को ही उसकी आत्मा की संज्ञा, किसकी? संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर सी यानी प्रस्तावना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? राष्ट्रगान की बात चल रही है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में। तो राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया। कब? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट हमारा, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या क्या है? कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो यहाँ पर 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। पहले कितने होते थे? 7 होते थे, अब 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं, क्योंकि संपत्ति का जो अधिकार था वो
सरकार ने हटा दिया है। संपत्ति का जो मूल अधिकार पहले हुआ करता था उसको अब हटा दिया गया है, इसलिए अब नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो किसके द्वारा हटाया है ये? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ए एवं बी दोनों, या फिर डी संसद? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ही मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A या फिर अनुच्छेद 22? गेस कीजिएगा दोस्तों आंसर। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ डिफरेंट लग रहा होगा आपको। अनुच्छेद 21A यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। अनुच्छेद 21A के तहत ही 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय? यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, पर्यावरण की रक्षा करे, ग्राम पंचायतों का संगठन करे, या फिर ऑप्शन नंबर डी लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे? तो ये देखिए अनुच्छेद 40 राज्य को क्या निर्देश देता है? कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे, कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 16, संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? रूस, जर्मनी, फ्रांस या फिर चीन? किससे ली गई है? संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा यहाँ पर बताना है आपको। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर है यानी कि रूस यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, क्योंकि रूस से ही मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा ली गई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या क्या है? संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या क्या है? 10, 11, 12 या फिर 13? तो सभी को पता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 10 है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? कर्ण सिंह समिति, कृपलानी समिति, स्वर्ण सिंह समिति या फिर देवराज अरस समिति? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्वर्ण सिंह समिति यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन नंबर डी मंत्रिमंडल? तो किसमें निहित है? सभी को आइडिया लग गया होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि राष्ट्रपति। भारतीय संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नंबर 20, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे क्वेश्चन को, अगर नहीं पढ़ा तो वीडियो रोक कर दोबारा पढ़ लेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। एक बार दोबारा से पढ़ लीजिएगा दोस्तों,
वीडियो रोक के, ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो बताना है आपको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या है? राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या कोई सीमा नहीं है? तो 5 वर्ष यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति के कार्यकाल की कितनी अवधि है? 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, सी अप्रत्यक्ष मतदान या फिर डी ये सभी। सो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी विधियां अपनाई जाती हैं राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर सही आंसर पर पहुंच जाते हैं। क्या? नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी जो हैं निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी सदन द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप। चलिए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेना अध्यक्ष या फिर रक्षा मंत्री? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द हाजिर होते हैं पार्ट 2 लेकर। तब तक के लिए बने रहिएगा स्टडी पॉइंट के साथ। नमस्कार।